हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा को पढ़ेंगे। इससे पहले उच्च शिक्षा को पढ़ चुके हैं और तकनीकी शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को भी पढ़ेंगे। ये एमपीपीएससी मेंस सिलेबस में 8.2 पर दिया है शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो तकनीकी शिक्षा किसे कहते हैं? तो तकनीकी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट कार्य को करने के लिए या विशिष्ट प्रौद्योगिकी या विज्ञान में उसके क्षेत्र में सूक्ष्म तकनीकी ज्ञान जो प्रदान करता है या शिक्षा प्रदान करता है उसे तकनीकी शिक्षा कहते हैं। तो इसमें कुछ मैंने परिभाषा लिखा है और साथ ही तकनीकी शिक्षा क्या होता है उसके बारे में लिखा है। तो मानव और मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर परस्पर क्रिया जिसमें मानव यंत्रों से और अधिक लाभ प्राप्त करता है, तकनीकी शिक्षा के अध्ययन किया जाता है। मानव और मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर क्रिया जिसमें मानव यंत्रों से और अधिक उत्पादन प्राप्त करता है का तकनीकी शिक्षा में अध्ययन किया जाता है। जो भी मानव या मानव निर्मित यंत्रों के प्रयोग से जो व्यक्ति इन चीज़ों की प्रयोग से कुशलतम रूप से उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाता है और एक बेहतर उत्पाद और जीवन शैली को बदलता है, जो तक जिस पद्धति या जिस तकनीक की मदद से ये सब पॉसिबल हो पाता है उसे तकनीकी शिक्षा कहते हैं। तकनीकी शिक्षा की जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर में परिभाषा भी पूछा जाता है। तो तकनीकी शिक्षा से तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर योजना, फार्मेसी, कला एवं शिल्प इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं कि क्षेत्र में तकनीकी के अनुप्रयोग तथा अनुसंधान हेतु बुनियादी एवं विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बुनियादी और विशिष्ट ज्ञान, कि आपको किसी एक विशिष्ट क्षेत्र पर विशिष्ट ज्ञान प्रदान करेगा, उसके साथ ही बुनियादी ज्ञान के साथ उस क्षेत्र में आपको एक विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ उसके अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा। साथ ही आपको तकनीकी में नए चीज़ों के इम्प्लीमेंट करने और उसके साथ ही नई चीज़ों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी प्रेरित करेगा। तकनीकी शिक्षा कुशल जन्म शक्ति मतलब कुशल मानव संसाधन का सृजन करता है और औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी शिक्षा ही सबसे बेहतर कुशल और बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाती है और साथ ही साथ देश के विभिन्न वर्गों में जो कि सृजन शक्ति को बढ़ाता है जिससे उनके आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन करने में सहायक होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में तकनीकी शिक्षा का परिदृश्य क्या था या स्वतंत्रता से पूर्व मतलब 1947 से पहले भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास किस स्तर तक हुआ था और तकनीकी शिक्षा पे किस स्थिति पे अपन पहुंच चुके थे। तो जो तकनीकी शिक्षा की शुरुआत है वो ब्रिटिश काल से माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो तकनीकी शिक्षा या तकनीक दिखाया गया, चाहे वह नगर शैली में दिखाया गया हो, चाहे उनके नगर पद्धति में दिखाया गया हो, जीवन शैली में दिखाया गया हो, वो सारी तकनीकी जो है उस टाइम की तकनीकी है और वो ही तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो शिक्षा अभी जो आधुनिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा का आधुनिक रूप है, वो ब्रिटिश काल से ही माना जाता है। तो भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल से माना जाता है जिसकी शुरुआत भवन निर्माण, नहर, सड़क, बंदरगाह आदि के निर्माण व मरम्मत के लिए तकनीकी अभियंताओं की आवश्यकता थी। उन्हें शिल्पकार, चित्रकार और ड्राफ्टमैन आदि के प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिससे वे यंत्रों व उपकरणों का प्रयोग कर सकें। स्थल व नौसेना तथा सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षण अभियंता ब्रिटेन के कूपर हिल महाविद्यालय से नियुक्त किए जाते थे। जो उसके उच्च क्लास के अधिकारी थे जो सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षण यंत्री या अधीक्षण अभियंता ब्रिटेन के कूपर हीलन महाविद्यालय से नियुक्त किए जाते थे और इस प्रकार ही फोरमैन, क्राफ्टमैन और कलाकार एवं तकनीकी अभियंता की नियुक्ति भी ब्रिटेन से होती थी। अन्य सभी नीचे के तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर होती थी और इसलिए इन्हें इस क्षेत्र में लिखने पढ़ने, भूगोल, यांत्रिकी का ज्ञान करवाने के लिए आयुध फैक्ट्री के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए थे। जब ब्रिटिशरों ने तकनीकी शिक्षा की शुरुआत की भारत में तो उन्होंने तकनीकी शिक्षा के सभी परिदृश्य में जो नियुक्ति होती थी वो ब्रिटिश कालीन या ब्रिटेन से हुआ करते थे और वहाँ के ही कॉलेज के जितने भी अभियंता थे या उस टाइम के जो भी इंजीनियर्स थे या जिस क्षेत्र में शिल्प या कला जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करते थे वो उनके विशिष्ट पदों पर ब्रिटिशरों की ही नियुक्ति होती थी और उस टाइम भारत में तकनीकी शिक्षा से ज्ञान से जो यहाँ के लोग थे वो अनभिज्ञ थे।
तो इस तरह से तकनीकी शिक्षा का विकास धीरे धीरे हुआ। तो जब देखा गया कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो कि लोअर क्लास के कर्मचारी हैं, जो कि मजदूर वर्ग हैं या फिर जो श्रमिक वर्ग हैं, उन पे तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता देखी गई। तो इस सब को देखते हुए ब्रिटिशरों ने ये सोचा कि कुछ औद्योगिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान भारत में भी खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि वहीं के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और कंपनियों में या फिर जो संस्था है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जिससे कि उनका जो खर्चा है या फैक्ट्री की जो लागत है वो कम हो सके। तो सबसे पहले 1825 में पहले औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल कलकत्ता और मुंबई में खोले गए थे। और वैसे सबसे पहले जो माना जाता है प्रमाणित मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वो है मद्रास में। मद्रास में जो आयुध फैक्ट्री थी उसके पास में खोला गया था। और 1825 में कलकत्ता और मुंबई में खोले गए थे प्रशिक्षण संस्थान, जो कि अभी वर्तमान में आईटीआई के रूप में प्रचलित हैं। इसके बाद 1854 में पूना में पहला अभियंता प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला अभियंता प्रशिक्षण संस्था संस्था कहाँ खोला गया था, तो वो खोला गया था महाराष्ट्र पूना में, जो अभी वर्तमान का महाराष्ट्र है। पहली तकनीकी महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में सन 1847 में रुड़की में थॉमस सिविल इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोला गया था। यही आज के डेट में आईआईटी रुड़की के नाम से फेमस है। और ये इतना पुराना है, 1847 में इसको थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग महाविद्यालय के नाम से खोला गया था। पहले ये डिप्लोमा प्रदान करता था, कौन? आईआईटी रुड़की, जो अभी वर्तमान का है रुड़की महाविद्यालय, डिप्लोमा प्रदान करता था, जो कि डिग्री के समकक्ष माना जाता था। 1856 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले गए थे। और इसके बाद 1887 में मतलब पहली बार जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे जो कि पूर्ण रूप से डिग्री प्रदान कर रहे थे, वो कहाँ कहाँ खोले गए थे? 1856 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। 1887 में बॉम्बे विक्टोरिया जुबली तकनीक संस्थान बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और टेक्सटाइल की डिग्री देते थे। तो जो सिविल अभी तक क्या था, सिविल और नॉर्मल तकनीकों के बारे में इंजीनियरिंग की जो डिग्री दी जाती थी उस पर कार्य किया जाता था। पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और टेक्सटाइल में डिग्री देने का काम कौन किया? तो वो किया बॉम्बे विक्टोरियल जुबली तकनीकी संस्थान। अब भारतीयों को कब महसूस हुआ कि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है जो कि स्वदेशी हो, और भारतीय लोगों के लिए जो तकनीकी शिक्षा का विकास है उसके बारे में कब सोचा गया? तो वो सोचा गया 1907 में, जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो उस टाइम भारतीय शिक्षा परिषद के सहयोग से भारत में तकनीकी महाविद्यालय खोलने की मांग उठी। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसी टाइम तकनीकी महाविद्यालय खोलने की मांग भी उठी और भारतीय शिक्षा परिषद ने कई महाविद्यालयों की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय शिक्षा परिषद, जो कि स्वदेशी आंदोलन के साथ ही भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना आरंभ किया था। और आगे जो है वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु योजना प्रस्तुत किया था कलकत्ता ने 1917 में। 1917 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1917 में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और धातुकर्म इंजीनियरिंग की उपाधि प्रारंभ की गई। कहाँ पे? बीएचयू बनारस में, जो भी वर्तमान का है। ठीक है, जिसके बाद सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग उपाधि प्रारंभ कर दी। जब 1917 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ या बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, तो उसके बाद से जब उन्होंने डिग्री प्रदान करना शुरू किया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और धातुकर्म इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद से जितने भी प्रशिक्षण संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वो सभी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की डिग्री शुरुआत करी। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 तक भारत तकनीकी शिक्षा में काफ़ी बदलाव एवं सुधार कर चुका था तथा कई संस्थानों की स्थापना भी हो चुकी थी। तो 15 अगस्त 1947 तक भारत की तकनीकी शिक्षा में एक उन्नत ग्रोथ या प्रभाव देखा गया था और उन्नत तकनीकी का विकास हो चुका था, जिसके प्रभाव से 1947 के बाद में भारतीय तकनीकी या फिर भारत के जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो अभी वर्तमान में आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ भी दिखाई पड़ता है। तो अगर बात करें हम स्वतंत्रता पूर्व तकनीकी शिक्षा की, तो सिंपल सी ब्रिटिश काल से माना जाता है। हालांकि इससे पहले हड़प्पन सभ्यता का भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश काल से माना जाता है। और किस क्षेत्र में माना गया? तो सबसे पहले भवन निर्माण, नहर, बंदरगाह आदि निर्माण से शुरुआत किया गया। और जितने भी उनके बड़े अधिकारी थे, अधीक्षण यंत्री या फिर जितने भी उनके बड़े पदों पर जो विराजमान थे वो अभियंता, वो कहाँ से लाए जाते थे? तो वो लाए जाते थे ब्रिटेन से, ये ब्रिटिशर को ही लाए जाते थे। जब उन्हें देखा गया कि जो नीचे के काम करनी है, नीचे वाले जो कर्मी हैं उन्हें
कर्मियों की नियुक्ति करना है तो वो कहाँ से लाए, तो वो ब्रिटेन से नहीं ला सकते थे क्योंकि उनका खर्च ज़्यादा पड़ता। तो इन्हीं सबको देखते हुए उन्हें स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षण देने की सोची और सबसे पहले 1825 में कलकत्ता और मुंबई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। 1917 मद्रास में, इसके अलावा मद्रास में पहला प्रमाणित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पता चलता है। 1854 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का या पहला अभियंता प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया था। और इसके बराबर पहला जो तकनीकी विद्यालय है वो 1847 में रुड़की में खोला गया था, जो कि सिविल में डिग्री देता था और नहीं डिप्लोमा प्रदान करता था और डिग्री के समकक्ष था। और स्वदेशी आंदोलन के बाद भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और भारतीय शिक्षा परिषद के प्रयासों से ही भारत में तकनीकी शिक्षा, जो भारतीयों के प्रयास से भारतीयों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास माना जाता है। और इस तरीके से 1947 तक भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास एक स्थिति तक बेहतर स्थिति तक हो जाता है। अब आगे है स्वतंत्रता पश्चात तकनीकी शिक्षा का विकास। तो राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में तकनीकी शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त भूमिका निर्वहन करती है। भारत में तकनीकी शिक्षा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाती है, जैसे शिल्पकला, डिप्लोमा, डिग्री, अधिस्नातक और शोध जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा तकनीकी विकास एवं आर्थिक उन्नति के विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखा जाता है। भारत में औपचारिक तकनीकी शिक्षा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य से हुआ। तो ये पूरा एक प्रस्तावना है जो कि आप स्वतंत्रता के बाद तकनीकी शिक्षा के लिए आपको लिखना होगा। ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1945 में। ये सबसे प्रमुख संस्था है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। ये पहले सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता था, पर 1987 में संसद ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। अभी ये संवैधानिक निकाय है किसका, तकनीकी शिक्षा का, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है। मंत्रालय क्या है, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। और उच्च शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो MHRD। ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, वो है अनिल सहस्त्रबुद्धे। इसके अलावा 7 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद। हैदराबाद अभी नया है जिसकी स्थापना हुआ है, ये 8वां माना जाएगा। ठीक है। भोपाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि MPPSC MP में होगा तो भोपाल का पूछा जा सकता है, प्री में भी और मेंस में भी 3 नंबर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे है लक्ष्य एवं भूमिका। जो AICTC है उसका लक्ष्य क्या है और भूमिका क्या है, तो तकनीकी संस्थानों के प्रत्यायन एवं या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता विकास की को भी सुनिश्चित करती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तकनीकी शिक्षा में भी गुणवत्ता लगातार गिर रही है, तो जो AICTC है वो सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान दे रही है कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके। विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बदलाव मतलब बढ़ावा देने की भूमिका भी है। बढ़ावा देने के अलावा तकनीकी संस्थाओं को क्या करती है, अनुदान प्रदान करती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अनुदान देती है, और वो अनुदान किसके लिए देती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो देती है महिलाओं, विकलांगों एवं सामान्य रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो कि तकनीकी शिक्षा के विकास में शामिल हो सकें और नवाचारी संकाय अनुसंधान और विकास में बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को के माध्यम से कार्यान्वित करती है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लक्ष्य और भूमिका में। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा परिषद में 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति है के माध्यम से अपना कार्य करती है, और 21 कार्यकारी जो समिति हैं वो चयनित किए जाते हैं। इसके अलावा 10 सर्वाधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है, जो कि नामता इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अवर स्नातक, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर, अनुसंधान, प्रबंधन अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, फार्मास्यूटिकल शिक्षा, वस्तुशाला, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी ITI या IT, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सभी को क्या है, यह है 10 संवैधानिक अध्ययन बोर्ड। इनका भी एक मीटिंग होता है, या फिर इनका भी जो AICTC अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, इनके माध्यम से भी कार्य का संचालन किया जाता है विशिष्ट रूप से या विशिष्ट क्षेत्र में। अब ये भारत में तकनीकी शिक्षा का विभाजन कैसा हुआ, कि कितने रूपों में भारत में तकनीकी शिक्षा का विभाजन किया गया है। तो सबसे जो इनिशियल स्टेज है वो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जहां छात्रों एवं श्रमिकों होते हैं उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न ट्रेड में दाखिला तथा प्रशिक्षण कराया जाता है। आपके इच्छा के अनुसार आपको ट्रेड दिया जाएगा और उस ट्रेड में आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे आप भविष्य में जाकर एक कुशल कारीगर, एक कुशल श्रमिक के रूप में बाजार में जाएंगे और आपको आपके अनुसार या आपके रुचि के हिसाब से आपको करियर एवं भविष्य चुनने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरा जो है वो है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। ये सभी राज्यों में है और ये एक डिप्लोमा कार्यक्रम है, ठीक है, जहाँ पर छात्रों को 3 वर्ष का डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेड में दिया जाता है और इंजीनियरिंग ट्रेड के सभी ब्रांच हैं, सभी जितने भी इंजीनियरिंग के शाखा हैं उन सभी में डिप्लोमा प्रदान करती है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। और इंजीनियरिंग महाविद्यालय क्या करती है, तो इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक या अधिस्नातक डिग्री पाठ्यक्रम चलाते हैं और इनका प्रदान करते हैं, साथ ही ये अनुसंधान को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में नए नवोन्मेष या फिर नए तकनीकी के विकास को भी सहायता करते हैं। तो ये 3 प्रकार के तकनीकी शिक्षा का विभाजन है। पहला है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दूसरा है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और तीसरा है इंजीनियरिंग महाविद्यालय। इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों तकनीकी शिक्षा पर इतना दबाव या इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, कि इतना ज़्यादा तकनीकी शिक्षा के बारे में बात क्यों की जा रही है। तो प्रौद्योगिकी जीवन और समाज के हर पहलू को छू रही है। जो भी मतलब तकनीकी शिक्षा या प्रौद्योगिकी है वो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। तो समाज के हर पहलू को छू रही है। आज़ादी के बाद से हमारे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली काफ़ी बड़े आकार की प्रणाली में उभरी है, जो देश भर में संस्थाओं में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और डायरेक्टर स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यापारों और विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। ये तो पहला कारण हो गया कि इस वजह से अपन को तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे क्या समाज का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है तकनीकी, और तकनीकी के साथ साथ हमें तकनीकी के एक विशिष्ट अनुसंधान तक पहुंचना है, जो कि हमारे लिए या हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी जरूरी है। आधुनिक युग में तकनीकी शिक्षा की भारी मांग है। उम्र के विकसित जीवन का पैटर्न कुछ 50 साल पहले हमारे समाज में मिलने वाले व्यक्ति से बहुत अलग था। इसमें सिंपल सा ये है कि जो 50 साल पहले के लोग हैं, या अभी से मान लिया जाए 10 से 20 साल पहले के लोग हैं, उनकी जीवन शैली और जब वर्तमान में जो यूथ की जीवन शैली है, मतलब युवाओं की जीवन शैली है जो कि तकनीकी से जुड़े हुए हैं, उनकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है और ये तकनीकी से संभव हो पाया है। और तकनीकी से जुड़े रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भविष्य के कार्य हैं या प्रशासन है या जितने भी कार्य हैं वो तकनीकी पर ही निर्भर करेंगे। अगला है, कई मामलों में पेशेवर तकनीकी शिक्षा द्वारा सामान्य शिक्षा को प्रतिस्थापित किया गया है। तकनीकी शिक्षा रोजगार और सफल करियर का अच्छा अवसर प्रदान करता है। तकनीकी शिक्षा एक तो कुशल श्रमिक का निर्माण करता है, कुशल मानव संसाधन का निर्माण करता है, और तकनीकी शिक्षा कई जो बड़े समय से चले आ रहे हैं पारंपरिक शिक्षा पद्धति हैं उनको रिप्लेस करने में आज के डेट में सहायक है। साथ ही वो रोजगार सृजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तकनीकी शिक्षा है वो रोजगार सृजन या आर्थिक विकास में एक पहिए के रूप में कार्य करती है। तकनीकी शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा हिस्सा योगदान देती है और हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तकनीकी शिक्षा आज के डेट में हमारे जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उस पर बढ़ावा दे रही है, साथ ही साथ जो लाइवलीहुड है या फिर जो जीवन शैली है लोगों को उसको ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। और आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है वो है तकनीकी शिक्षा का। नए औद्योगिक और श्रमिक नए औद्योगिक और श्रमिक रुझानों के अनुसार से तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता उच्च है। अभी जो वर्तमान में है वो तकनीकी शिक्षा का जो डिमांड है मार्केट में वो श्रमिकों के लिए या फिर कार्य करने वाले कुशल कारीगरों के लिए भी, और नए उद्योगों के लिए जो नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं उसमें श्रमिकों का कुशल होना अति आवश्यक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तकनीकी शिक्षा आज हमारे समाज के अभिन्न अंग बनता जा रहा है। तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा विशिष्ट व्यापार, शिल्प और पेशेवर ज्ञान प्रदान करती है। तकनीकी शिक्षा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको व्यापार के बारे में भी समझाएगी, शिल्प के बारे में भी समझाएगी, और आपके जो पेशेवर ज्ञान है उस पर भी वो आपको कार्य करेगी, साथ ही साथ आपको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये है तकनीकी शिक्षा का मतलब वर्तमान में क्या आवश्यकता है। इसके अलावा वर्तमान में तकनीकी शिक्षा से या भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं ये पूछ लिया जाता है 3 नंबर में। तो केंद्र सरकार से वित्त पोषित संस्थाएं और राज्य सरकार से वित्त पोषित संस्थाएं और स्वपोषित संस्थाएं, ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। कहाँ पर? भारत में। जो तकनीकी संस्थाएं वो 3 प्रकार की हो गई, केंद्र की,
राज्य की और 100%। ठीक है, 100 वित्त पोषित तकनीकी और विज्ञान शिक्षा के केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान। तो ऐसे संस्थानों के नाम जो कि केंद्र के द्वारा वित्त पोषित हैं या अनुदान प्राप्त हैं, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईसी और भारतीय शैक्षिक विज्ञान एवं शोध संस्थान आईआईएसईआर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी, भारतीय सूचना तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान ट्रिपल आईटीएम और राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, NITTR। तो ये सारे संस्था हैं जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करती हैं और केंद्र सरकार से वित्त पोषित हैं। और इन्हीं में एक संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। ठीक है, इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। ये कार्य क्या करता है? ये संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च अध्ययन एवं उच्च अनुसंधान प्रदान करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। क्या करता है वो? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देता है और कार्य करता है, साथ ही उच्च अध्ययन को भी बढ़ावा देता है। इसकी शुरुआत 1911 में, स्थापना 1909 में। शुरुआत जो किया था इसने पाठ्यक्रम के, तो 2 पाठ्यक्रमों के साथ इसने शुरुआत किया था 1911 में। वर्तमान में 40 विभाग एवं विज्ञान, भौतिकी, गणित विज्ञान, इलेक्ट्रिकल साइंस, गणितीय विज्ञान, सूचना विज्ञान और सेवाओं के केंद्र है तथा ये अपनी सेवाएं दे रही है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में स्थित है वो सबसे बड़ा संस्थान है और वर्तमान में ये सबसे बड़ा अनुसंधान और विज्ञान का केंद्र भी है भारत में। और अगला है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। प्रोफेसर CN राव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक परामर्शदात्री परिषद ने विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को समर्पित 5 नए संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की है, जिसका नाम है ISC बेंगलोर के तर्ज पर भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद होगा। यह है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक अनुसंधान सहित एकीकृत आधारभूत विज्ञान में शिक्षण और शिक्षा के ऊंचे मानकों के अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आधुनिक अनुसंधान सहित एकीकृत आधारभूत विज्ञान में शिक्षण और शिक्षा के ऊंचे मानकों के अनुसंधान केंद्र स्थापित करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा ये संस्थान और क्या करती है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद के और क्या कार्य होंगे? तो ये संस्थान अनुसंधान के बौद्धिक वातावरण में विज्ञान में अवस्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा और शिक्षण को समर्पित होंगे और विज्ञान के एकीकृत शिक्षण और अध्ययन के अवसर प्रदान करके आधारभूत विज्ञान में आकर्षक रोजगार प्रदान करेंगे। कुल मिला के जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है उसको अपनाना है और इसी के तहत रोजगार उपलब्ध कराना है, जो कि नए यूथ हैं जो कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अभी बड़ी कारण है, तो उसमें इनको अनुसंधान और शिक्षा भी प्रदान करना, साथ ही साथ रोजगार उन्मुख बनाना है। आधारभूत विज्ञान में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना। हर जगह गुणवत्ता आएगी क्योंकि गुणवत्ता बहुत ही खराब है भारत की शिक्षा की। उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संकाय को आकर्षित और पोषित करना। जो भी शिक्षण संस्थान होगा या फिर जो भी इन सभी शिक्षण संस्थानों में अच्छा करेगी, उन्हें वित्त पोषित के साथ साथ उन्हें उनके जो गुणवत्ता है उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। कम उम्र में अनुसंधान में प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञान में एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करना इसका लक्ष्य है। विज्ञान में लचीले पाठ्यक्रम को संभव बनाना। इसके अलावा वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ सशक्त संबंध स्थापित करना। तो ये सभी कार्य थे किसके? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के, जो कि प्रोफेसर CN राव के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के परामर्शदात्री जो परिषद थी उसके अंतर्गत इस चीज़ की सिफारिश की गई थी और इनका स्थापना किया गया है। और अगला जो है वो है तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता की कमी के प्रमुख कारण। ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंध है, वे प्रयोगात्मक परीक्षण को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता, केवल पाठ्यक्रम में होने के कारण एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत कम होते हैं, सिर्फ थ्योरी पर ध्यान दिया जाता है। जो कि स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और ख़ासकर जो निजी कॉलेज हैं वो तो सिर्फ थ्योरी पर ही ध्यान देते हैं। इंटरनल मार्क्स के लिए सही प्रक्रिया का ना अपनाया जाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनल्स जो होते हैं उसमें मार्क्स की प्रक्रिया क्या होगी, ये वहाँ के
वर्तमान में कार्यरत जो स्टाफ होगा और वर्तमान में जो कार्यरत एक परीक्षा नियंत्रक होगा उस पर डिपेंड करता है। इंटरनल मार्क्स के लिए सही प्रक्रिया का ना अपनाया जाना, ये भी एक गुणवत्ता में कमी का कारण है। योग्य शिक्षकों का अभाव, ये हर जगह है। पर्याप्त समय का अभाव सेमेस्टर पद्धति में, क्योंकि कई बार रिजल्ट आने और क्लास शुरू होने में लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है और 4 महीने की पढ़ाई के बाद आपको दोबारा परीक्षा देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये एक समय की भी प्रॉब्लम आ रही है सेमेस्टर पद्धति में। लैब में पर्याप्त प्रैक्टिकल उपकरणों का अभाव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जितने भी लैब्स हैं ये तो वो अधूरे हैं या तो वो कार्य करने योग्य नहीं है। बुनियादी संरचना का अभाव हमेशा देखा जाता है, लैबों की स्थिति अच्छी नहीं होती, साथ ही साथ कार्य करने के लिए इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, घर अच्छा नहीं होता, या फिर जो उनका कार्य करने के लिए आपको जो लैब प्रोवाइड किया जाता है वो भी अच्छा नहीं रहता, और यही एक कारण है जिसकी वजह से कार्य नहीं कर पाते वहाँ पर। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप, ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे जिससे पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा, पढ़ाई की गुणवत्ता पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्रयोगात्मक कक्षाओं का समय बढ़ाया जाए, मतलब प्रैक्टिकल्स की जो समय है वो बढ़ाया जाए और वास्तविक प्रैक्टिकल कराया जाए, ताकि जो भी बच्चे हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो और व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होगा तो वो बाजार पर ज़्यादा टाइम तक टिक पाएंगे और बेहतर रोजगार के ऑप्शन बना पाएंगे। प्रयोगात्मक शिक्षा के अलावा लैब असिस्टेंट की उचित व्यवस्था हो। एक प्रयोगात्मक जो आपके स्पष्ट रूप से जो आपका शिक्षक होगा वो तो होगा ही होगा, साथ ही एक लैब असिस्टेंट की उचित व्यवस्था हो। रिक्त पदों की नियुक्ति तथा योग शिक्षक हेतु प्रशिक्षण प्रोग्राम रखा जाए। जितने भी प्रशिक्षण प्रोग्राम हैं वो कॉलेज के जो भी फैकल्टीज़ हैं उनके लिए प्रत्येक 6 माह में या 1 साल में ये प्रशिक्षण आयोजित कराए जाएं। पर्याप्त प्रयोगात्मक उपकरण, जितने भी प्रैक्टिकल के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए और उनकी जो पूर्ति है वो सरकार को लगातार करते रहना चाहिए। शिक्षा में बाहरी हस्तक्षेप पर रोक होना चाहिए, जो नियुक्तियां हैं वो भी योग्यता के आधार पर होने चाहिए, साथ ही साथ जो बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप है शिक्षा में उसे खत्म कर देना चाहिए। तकनीकी के क्षेत्रों में लगातार नवोन्मेष को स्थान देना चाहिए, मतलब नवोन्मेष को अपनाते रहना चाहिए, ये नहीं कि पारंपरिक ज्ञान को ही लेकर आप बैठे हुए हो। बेहतर पाठ्यक्रम तथा व्यवहारिकता पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब आपका पाठ्यक्रम आकर्षक होना चाहिए और व्यवहारिकता पर आधारित होना चाहिए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट जाग सके आपके तकनीकी शिक्षा में। इसके अलावा तकनीकी शिक्षकों की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए BVR मोहन रेड्डी समिति एक बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु लघु एवं मध्यम अवधि की योजना पर BVR मोहन रेड्डी समिति की सिफारिशें क्या हैं, या BVR रेड्डी जो समिति थी वो किस चीज़ की सिफारिश की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देश में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें छात्र प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में उच्च शिक्षा को लेकर रुख बदल रहा है, मतलब जो देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सैकड़ों की संख्या में लगातार बंद हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ पर एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। अब छात्रों को इंजीनियरिंग में वो क्या गुणवत्ता नहीं दिखती या वो आकर्षण नहीं दिखती कि वो उस पर नामांकन कराएं। तो देश में उच्च शिक्षा को लेकर रुख बदल रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में छात्रों की रुचि काफ़ी गिरी है। निजी शिक्षण संस्थानों की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा गिरी है, जिसकी वजह से निजी शिक्षण संस्थानों पर जो बच्चे हैं वो अब एडमिशन नहीं लेते। जो रेड्डी की कमेटी थी उन्होंने इसका कारण बताया था, तो क्या बताया था? सबसे पहले तो गुणवत्ता ही बताया था कि शिक्षा की गुणवत्ता बहुत गिर गई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। खराब बुनियादी ढांचा भी नहीं है। कॉलेज का जो भी आपके पास एक रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए कार्य करने के लिए, वो नहीं होते। प्रैक्टिकल्स नहीं होते। प्रयोगशालाओं की लगातार कमी देखी जाती है। मनमाना फीस लिया जाता है, आपको बस के नाम पर फीस, या फिर जैसे भी आपसे फीस वसूला जाता है वो मनमाना होता है, उस पर किसी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। इंटर्नशिप और रोजगार का इंतजाम नहीं किया जाता, सिर्फ आपको शिक्षा या डिग्री प्रदान कर दी जाती है, जो कि गलत है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त 60% छात्र बेरोजगारी झेलते हैं, ये भारत की वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान डाटा है। इसके अलावा जो 40% छात्रों में से 25% को योग्यता से निम्न स्तर की नौकरी मिलती है, और 15% तो ऐसे होते हैं जिन्हें सही नौकरी प्राप्त होती है लेकिन वो भी अपने नौकरी से खुश नहीं हो पाते। ये BV मोहन रेड्डी जो थे उनकी सिफारिशें थी। इसके अलावा
उन्होंने कुछ सुझाव के साथ कारण भी बताए। 2020 के बाद नए इंजीनियरिंग कॉलेजों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जो पहले से आवेदन करने वाले हैं उन्हें कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिससे कि वो अपने कॉलेज को बेहतर बना सकें और उनके आधारभूत संरचना को बनाए रखे। केवल उन संस्थानों के अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिए जो नई तकनीकी को अपनाएं, चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, रोबोटिक्स हो, 3D हो, साइबर स्पेस हो, डेटा साइंसेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो। ये सभी चीज़ों को जो अपनाते हैं उन्हें ही आगे जाने का या फिर उन्हीं संस्थानों को आगे की शिक्षा के लिए अनुमति प्रदान करनी चाहिए। क्षमता निर्माण में समीक्षा दर को 2 साल पे करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नवाचार, इनोवेशन, स्टार्टअप के लिए उचित माहौल होना चाहिए। उद्यमिता ऐच्छिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए और प्रयोगशालाओं की स्थापना होनी चाहिए। ये पूरे के पूरे जो समिति थी, BVR मोहन रेड्डी समिति, उनकी सिफारिशें थी। किसके लिए थी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी लघु एवं मध्यम अवधि की योजना, जो कि तकनीकी शिक्षा या इंजीनियरिंग शिक्षा में सोचा जा रहा है अभी वैकल्पिक के रूप में। तो तकनीकी शिक्षा में लगभग इतना ही था और इतने से ही कवर हो जाएगा पूरा तकनीकी शिक्षा और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेंस में। अब अपन पढ़ते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है? हालांकि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों एक दूसरे से लिंकअप हैं और एक दूसरे के प्रतिरूप ही हैं। सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा में आपको व्यवसाय के बारे में बताया जाता है और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता या फिर शैक्षणिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का शिक्षण किया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक शिक्षा में क्या किया जाता है? छात्रों को व्यापार, मतलब आपको बिजनेस कैसे करना है, इसके अलावा उनके आधारभूत सिद्धांतों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, परिचय कराया जाएगा और उसके प्रक्रियाओं की शिक्षण दे जाती है, मतलब शिक्षा दी जाता है। तथा ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से तात्पर्य है जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाती है। इंपॉर्टेंट है, जो व्यावसायिक शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण है या ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से तात्पर्य लिया जाता है जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाए। जैसे एग्जाम्पल है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ITI, या पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थान। ठीक है। दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्था के कारण अधिक ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में अब हर एक व्यक्ति को किसी भी विशेष कौशल में विशिष्ट होने की आवश्यकता है। मतलब हर व्यक्ति को एक कौशल तो रखना ही पड़ेगा, एक दक्षता तो रखना ही पड़ेगा 21वीं सदी में अगर जीवन यापन करना है तो। 21वीं शताब्दी में केवल वे लोग जो किसी भी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं अच्छी नौकरियां सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए सरकारी और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में उच्च स्तर की कौशल की मांग में वृद्धि हुई है। और इसके अलावा एक 3 नंबर का जो डेफिनेशन है जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उद्योग, कृषि या व्यापार में एक विशिष्ट व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण कहलाता है। अभी सरकार व्यावसायिक शिक्षा पर इतना जोर क्यों दे रही है, उसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले तो व्यावसायिक शिक्षा जो पारंपरिक शिक्षा है उससे ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा चीज, रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि करती है। अगर उच्च कुशलता होगी या व्यावसायिक शिक्षा होगी तो वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा, मतलब जॉब देने वाला बंदा बन जाएगा जो कि और लोगों को जॉब दे सकता है। इसके अलावा छात्र पहले परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें कंपनी में या जॉब में जाके या रोजगार प्राप्त होने के बाद उन्हें परिपक्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जिम्मेदार और परिपक्व होते हैं और जवाबदेह भी होते हैं। सही भविष्य का चयन और उन्नत करियर, मतलब आप अगर व्यावसायिक शिक्षा को अपनाते हैं और जो आपकी रुचि है उसके हिसाब से आप अपनाते हैं तो आपको एक उन्नत करियर या सुनहरा भविष्य मिल सकता है जिससे आप खुश रहेंगे। कुशल मानव संसाधन, देश में तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के विकास से कुशल मानव संसाधन के सृजन होगा जिससे देश की संपत्ति के बराबर माना जाता है। विदेश में रोजगार के अवसर, अगर आपका कौशल अच्छा होगा तो आप विदेश में भी अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक डिग्री का पर अच्छा विकल्प, मतलब जितने भी शैक्षणिक डिग्री है उनसे अच्छा विकल्प क्या है? व्यावसायिक शिक्षा का है। भाई क्यों है? क्योंकि हर किसी को शिक्षा प्राप्त करना या आगे की शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता या हर किसी के लिए शिक्षक को उस स्तर को प्राप्त करना नहीं हो पाता। इसलिए जो स्कूलिंग कर चुके हैं उनके लिए शैक्षणिक विकल्प के रूप में इसको रखा जाता है। स्कूल ड्रॉप आउट के लिए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो श्रमिक वर्ग में कार्य करते हैं। अगर वो इस तरह से प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें आगे कार्य करने का मौका मिलेगा। और अभी वर्तमान समय का मांग भी है व्यावसायिक शिक्षा, साथ ही साथ व्यवसाय, इसके अलावा रोजगार उत्पन्न करना।
तो व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? तो कौशल विकास का उद्देश्य देश में त्वरित एवं समाहित विकास निम्न माध्यम से प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना है। निम्न माध्यम मतलब कौन कौन से माध्यम? व्यक्तिगत रोजगार की क्षमता में वृद्धि, वेतन, स्वरोजगार और परिवर्तनीय तकनीक व श्रम बाजार की मांग को अंगीकृत करने की क्षमता। ये सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने वेबसाइट में लिख रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसका लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत रोजगार की क्षमता में वृद्धि, वेतन, स्वरोजगार और परिवर्तनीय तकनीकी व श्रम बाजार की मांग को अंगीकृत करने की क्षमता। इसके अलावा उत्पादकता और व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार, देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण। उत्पादकता और व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होगा अगर बेहतर कौशल प्राप्त कर सकेगा व्यक्ति, तो उसका जो कार्य करने का तरीका होगा वो औरों से बेहतर होगा। इसके अलावा देश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण होगा। कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना भी इसका एक लक्ष्य है। अब जो व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास से राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य में हम निम्नलिखित से समझ सकते हैं। सभी के लिए, विशेषकर नवयुवक, महिलाएं एवं वंचित समूह के लिए जीवन पर्यंत कौशल प्राप्त करने हेतु अवसर सृजित करना, ये इसका उद्देश्य है। सभी लोगों को कुशल श्रमिक के रूप में निर्माण करना या उन्हें अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सभी हितधारकों को स्वयं के क्षमता विकास के लिए प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना या प्रोत्साहित करना। इसके अलावा वर्तमान में एवं उभरते हुए रोजगार बाजार की आवश्यकता के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की कौशल युक्त कार्यदल व्यवसाय विकसित करना। लचीले वितरण प्रक्रिया की स्थापना जो हितधारकों के वृहद मांग के अनुरूप है के योग्य भी बनाता है। इसके अलावा देश और प्रदेश के विभिन्न मंत्रालय एवं सरकारी व निजी प्रदाताओं के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना भी इसका एक कार्य है। अब व्यवसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास विभाग, ये भारत सरकार के अंतर्गत इसका गठित किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। व्यवसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास विभाग की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए पाठ्यक्रम विकास केंद्र, मापन एवं मूल्यांकन केंद्र तथा औपनिवेशिक संपर्क को केंद्र पर मिलाकर की गई है। केंद्र सरकार की मदद से व्यवसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास के मंत्रालय की स्थापना किया गया है। ये केंद्र अपने विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों के माध्यम से पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? व्यवसायिक शिक्षा उद्यमिता विकास विभाग। विभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन योजनाओं के विकास, आधारभूत आंकड़े विकसित करने एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने की योजना बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन? व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास विभाग। इसका कार्य क्या होगा? तो ये क्या सोचता है? तो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन योजनाओं के विकास, आधारभूत आंकड़े वितरित करने एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने की योजना बनाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में संलग्न शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना उद्देश्य है, ताकि बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण मिल सके। इसमें व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता विकास, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन, प्रैक्टिकल, उद्योग संस्थान आदि की साझेदारी भी शामिल है। इसके अलावा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तंत्र के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम विकसित करना। आजकल जो पाठ्यक्रम है वो भी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम अलग है और बाजार की मांग अलग है, जिसके वजह से कार्य नहीं हो पाती। व्यावसायिक एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रिंट तथा नॉन प्रिंट सामग्री विकसित करना। व्यवसायिक एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रिंट तथा नॉन प्रिंट सामग्री विकास करना, ये भी एक उद्देश्य है। उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता, मूल्यांकन आवश्यकता के लिए आधारभूत आंकड़े, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना, व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास विभाग के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संपर्क एवं सहयोग स्थापित करना। आगे है संस्था ने निरंतर अनुसंधान एवं विकास द्वारा मानव संसाधन विकास, पाठ 4 विकास, शिक्षा सामग्री की रूपरेखा और विकास, शैक्षिक प्रबंधन, कौशल नीति निर्धारक, सतत शिक्षा तथा मूल्यांकन, बहु माध्यमी विकास, सामुदायिक नेटवर्किंग, औद्योगिक संपर्क तथा तकनीकी शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में संविज्ञता पर प्राप्त कर ली है।
अब आगे है व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित योजना। ये योजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जो एक बहुत ही फेमस योजना है वो है उड़ान। कहाँ चलाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया गया है। अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया, वो के संघ शासित प्रदेश बन गया। 5 साल का कार्यक्रम है पूरा का पूरा। जो उड़ान है सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ खुरदरा क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र के लिए कार्य करता है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक तो सबको पता है सभी राज्यों में स्थित है, और ये विशिष्ट क्षेत्र में इंजीनियरिंग के विशिष्ट क्षेत्र में क्या देता है? डिप्लोमा प्रदान करता है। आगे है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई। सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी एक क्या है? उद्यमिता विकास विभाग के अंतर्गत, ये भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु चलाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत ही कार्यरत है। तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई। बीपीएल समूह के लिए चलाया गया। महिलाओं को भिन्न भिन्न उद्यम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान की गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बीपीएल महिला और महिलाओं के लिए चलाया गया एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि आत्मनिर्भर बन सकें और अपना कार्य स्वयं करें, और साथ ही साथ वो अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। आगे है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के साथ साथ प्रैक्टिकल, पैरामेडिकल्स, कृषि, वाणिज्य आदि के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई थी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे जा सकते हैं जितने भी योजना सरकार द्वारा चलाई गई हैं, तो सबको दो दो लाइन में याद रखने की आवश्यकता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया अपना तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोनों के कार्य, महत्व, और साथ ही साथ इनके द्वारा, सरकार के द्वारा क्या पहल किया जा रहा है, क्या योजनाएं बनाई गई हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में जितने भी योजनाएं चलाई गई हैं या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो सुधार के लिए कार्य किए गए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो या फिर ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।